दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्राचीन भारत में भूमि, जंगल और कृषि कैसे होते थे, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसे हम लोगों को ध्यान से देखना है और स्टोरी बेस देखना है। ऐसा नहीं कि सर पढ़ने के बाद हमें रट्टा लगाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बस आप लोगों को दिल थाम कर पढ़ना है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में भी दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही लिखना है। दोस्तों प्राचीन का मतलब पुराने जमाना होता है और भूमि का मतलब हमारा जंगल होता है। भूमि का मतलब धरती होता है, जंगल मतलब फॉरेस्ट आप सभी को पता है, कृषि मतलब हमारा एग्रीकल्चर। यानी प्राचीन साम्राज्य के लोग, प्राचीन सभ्यता के लोग यानी प्राचीन भारत के लोग कैसे धरती को रखते थे, कैसे वो जंगलों को रखते थे, कैसे वो भूमि को बनाए रखते थे और कैसे दोस्तों कृषि करते थे, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्राचीन भारत के बारे में कुछ शब्द, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि ऋग्वेद में आयस शब्द आया है। ऋग्वेद में आयस शब्द आया है। सर आयस क्या है? तो आयस का मतलब होता है लोहा। क्या होता है सर? आयस का मतलब होता है, मेरे शेर शेरनियों क्या तो बताएंगे सर, लोहा। ऋग्वेद में आयस शब्द आया है। इतिहासकारों ने आयस का मतलब लोहे से लिया है। आयस का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। कभी कभी 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है कि आयस का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे सर लोहा होता है। तो ऋग्वेद में आयस शब्द आया है। इतिहासकारों ने आयस का मतलब लोहा से लिया है। इसके प्रचलन से भूमि की कृषि योग्य बनाया गया। अब दोस्तों हमारे पास अगर हथियार नहीं होगी ना तो हम कृषि नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि किसान भाई कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते हैं और ये औजार अधिकतर हमारा लोहा का ही बना होता है। तो अगर हमारे पास लोहा ना होगी तो हम लोग किसान भाई खेती कैसे करेंगे, ये बताया गया है। तो इसके प्रचलन से भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, जंगलों को साफ किया गया। अरे लोहा ही है जिसके माध्यम से हम जंगलों को साफ कर सकते हैं। घने जंगल वालों इन प्रदेशों की भूमि कठोर थी, जिससे लोहे के आविष्कार के कारण कृषि कार्य संभव हुआ। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल के जो जमीन थी ना, जो हमारा जमीन था प्राचीन काल के का जो भूमि थी, ये भूमि पूरी तरह से घने जंगलों में बसा हुआ था। क्या? घने जंगलों में बसा हुआ था, जिस कारण से मेरे दोस्तों लोग वहां पे सही तरीके से कृषि नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारा लोहा से विभिन्न प्रकार के औजार बनाए और जो घने जंगल थे, जो घना जंगल था, उस जंगलों को साफ किया और साफ करने के बाद वहां पे मेरे भाई किसान भाइयों ने खेती करना शुरू कर दिए। अगला है सर कि सिंधु और गंगा के मैदान में खेती की शुरुआत हुई तो यहाँ अच्छी फसलें उगने लगी। आप सबको पता है मेरे दोस्तों कि हमारा कोई भी शहर अगर नदी के तट पर स्थित है तो वह शहर का विकास बहुत सुंदर होती है। बोलेगा सर ऐसा क्यों? तो क्योंकि मेरे दोस्तों वहां के किसान भाई को आसानी से जल मिल जाती है, जो सिंचाई के क्षेत्र में वो आसानी से प्रयोग करके अपने फसलों में वृद्धि कर सकते हैं। तो सिंधु और गंगा के मैदान में खेती की शुरुआत हुई तो यहाँ अच्छी फसल उगने लगी और इसमें एक के बाद एक संस्कृति का भरण पोषण किया गया। अब दोस्तों हमारा जैसे गंगा नदी हो या सिंधु नदी हो, क्योंकि उस समय प्राचीन भारत में सबसे बड़ा नदी था हमारा कौन भाई? सिंधु नदी, जो सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग होते थे। और मेरे दोस्तों इसी सिंचाई के माध्यम से किसान भाइयों में, किसानों का जो खेती था वो दोस्तों दिन ब दिन बढ़ती गई। क्योंकि मेरे भाई किसान को अच्छी तरह से अगर पानी मिल जाती है सिंचाई के क्षेत्र में तो वो मेरे भाई खेतियों को बढ़ाते चले जाते हैं। आगे कहा गया मेरे भाई क्या है? सिंधु और पश्चिमी गंगा के मैदान में मुख्यतः गेहूं और जौ का उपज होती थी। याद रखिएगा सिंधु और पश्चिमी गंगा के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो उस एरिया में मेरे भाई गेहूं और जौ का उत्पादन ज्यादा होता था। किसका किसका? तो बताएंगे सर गेहूं और जौ का उत्पादन ज्यादा होते थे, जो हमारा उत्तरी मैदान होता था गंगा का, सॉरी पश्चिमी गंगा। जबकि मध्य तथा निम्न गंगा के मैदान में चावल की खेती होती थी। निम्न तथा मध्य गंगा की अगर हम लोग बात करें तो उस एरिया में मेरे भाई चावल का खेती ज्यादा होता था। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव पंजाब में हुआ है, ऐसा माना जाता है। इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकारों का मानना है कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो उद्भव हुई है वो हमारा पंजाब एरिया में ज्यादा देखने को मिला है। आगे कहा था मेरे भाई क्या? वैदिक संस्कृति का उद्भव पंजाब में हुआ है। वैदिक संस्कृति जो है इसका भी उद्भव कहां से हुआ है मेरे भाई? पंजाब से ही हुआ है। वैदिक संस्कृति जो है इसका भी उदय कहां से हुआ है? तो बताएंगे सर पंजाब से ही हुआ है। और विकास पश्चिमी गंगा की घाटी में हुआ है। और विकास कहां हुआ मेरे भाई? पश्चिमी गंगा की घाटी में हुआ है। किसका? तो बताएंगे सर हमारा वैदिक सभ्यता का। ठीक है, मुख्यतः लोहा के इस्तेमाल पर आधारित
वैदिक उत्तर संस्कृति या मध्य गंगा की घाटी में फली फूली है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारा जो पश्चिमी हमारा जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता का जो विकास हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोहा के कारण भी है, क्योंकि दोस्तों हमारा उस समय में जो जंगले थे, उस जंगलों को साफ करने के लिए हमें लोहा का द्वारा बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो जिस कारण से दोस्तों वैदिक सभ्यता का विकास हुई। ये था सर हम लोग का छोटा मोटा एक ओवरव्यू। आप लोग आइए सर आगे देखते हैं। गंगा और यमुना द्वाब पर देखिए दोस्तों, ये हमारा गंगा नदी बह रहा है और हमारा एक यमुना नदी बह रहा है, ठीक है ना। ये हमारे गंगा नदी बह रहा है और एक हमारा यमुना नदी बह रहा है। तो ये जो भाग होते हैं ना, जो आप लोगों को मेरे भाई ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग दोआब बोलते हैं। दो नदी के भाग के दो नदी के भाग के दो नदी के स्थानों को, दो नदी के बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दोआब बोलते हैं। दो नदी के बीच के भाग को हम लोग दोआब बोलते हैं। तो गंगा और यमुना द्वाब पर वर्चस्व के लिए सर्वाधिक संघर्ष हुआ। मेरे दोस्तों, अब हमारा वैदिक सभ्यता के लोग आए और गंगा और यमुना के जो दोआब थे ना भाई, दोआब मतलब दो नदी के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। तो दोआब को लेकर के दोस्तों काफी वर्चस्व रहा। वर्चस्व का मतलब हमारा क्या? दादागिरी रहा। किसका? वैदिक सभ्यता का। प्राचीन काल से भारत के आर्थिक जीवन का आधार वार्ता को स्वीकार किया गया। वार्ता का मतलब होता है दोस्तों आपसी बातचीत करना। वार्ता का मतलब होता है क्या? आपसी बातचीत करना, ठीक है। प्राचीन काल से भारत के आर्थिक जीवन का आधार वार्ता को स्वीकार किया। बोल रहा कि अरे भाई, प्राचीन काल के लोग कहते थे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठकर आसानी से बात कर सकते हैं। बैठकर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं मेरे लाडला? तो बात कर सकते हैं। झगड़ा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे कहता है कि वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा वन्यजीव की गणना की गई है। अब दोस्तों बैठक हुई। इस बैठक में वार्तालाप किया गया कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में तथा व्यापार के बारे में। वन्यजीव का मतलब होता है दोस्तों क्या? व्यापार के बारे में ये कहा गया कि किस तरह से व्यापार होगी, किस तरह से हमारा कृषि होगा, किस प्रकार हमारा पशुपालन होगी। इस वार्तालाप में दोस्तों ऐसे ऐसे बातें कहा गया है। आगे कहता है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का राइटर कौन है? चाणक्य है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वार्ता से तात्पर्य कृषि, पशुपालन, वन्यजीव से है। वार्ता से तात्पर्य क्या है? अगर हम चाणक्य का पुस्तक उठाएंगे अर्थशास्त्र, तो हम लोग को देखने को मिलेंगे क्या वार्ता से तात्पर्य होती है क्या? तो कृषि, पशुपालन तथा वन्यजीव। धन्य, पशु और स्वर्ण, कृति तथा विशिष्ट मैंने बेगार जैसे वार्ता के साधन से राजा अपने कोष तथा दंड को बढ़ाकर शत्रु पर विजय प्राप्त करता था। और मेरे दोस्तों आप सभी को पता है प्राचीन काल के सबसे बड़ी जो व्यवस्था थी ना पैसा कलेक्ट करने का, वो था टैक्स। और जो हमारा राजा होते थे प्राचीन काल में, जो राजा होते थे दोस्तों, वो राजा क्या करते थे कि विभिन्न प्रकार के किसानों से, पशुपालन से और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। और ये टैक्स को वसूल करके, ये कर को वसूल करके वो दोस्तों अपने दुश्मनों से लड़ाई करते थे और उसके धरतियों को छीन लेते थे। मतलब लड़ाई करने से पहले दोस्तों वो ये ठान लेते थे कि मुझे इसे जीतना ही जीतना है, हर हाल मुझे अपने शत्रुओं को मारना है और उसकी जितनी सारी संपत्ति अपने हड़प लेना है। तो इसीलिए कहा गया मेरे भाई कि कोई भी राजा होते थे ना, राजा, तो वो राजा अपने शत्रुओं को मारने के लिए, अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों टैक्स वसूलते थे, क्योंकि टैक्स से पैसा मिलेगी और उस पैसे के माध्यम से हम हथियार, औजार, सारा चीज खरीद सकते थे। ठीक है, आगे देखिए कहता है क्या महाभारत में वार्तालाप को लोक मूल्य बताते हुए कहा गया कि इसमें संसार का पोषण होता है। महाभारत में कहा गया, महाभारत जो हमारा वेद व्यास ने लिखा है, कहता है महाभारत में कि वार्तालाप को लोक मूल्य बताते हुए कहा गया कि इससे संसार का पोषण होता है, अतः इसका सदा अनुसरण करना चाहिए तथा इसे सदा अनुसरण करना चाहिए। प्राचीन काल के विभिन्न युगों में कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के विकास को प्रोत्साहित प्रदान किया गया। और दोस्तों कहा गया कि अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे कृषि हुआ, कैसे हमारा व्यापार हुई और कैसे हमारा पशुपालन हुआ, इसके लिए भी अगर आप देखना चाहते बेहतर तरीके से, तो आप जैसे अर्थशास्त्र को आपने स्टडी किया, इसी तरह से आप महाभारत को भी स्टडी करें तो आपको अंदाजा लग जाएगी कि किस प्रकार से प्राचीन सभ्यता के लोग, हमारे भारत के लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे और पशुपालन करते थे। ये हमारा महाभारत में भी बताया गया है। आगे कहता है सर प्राचीन भारत में भूमि की अवधारणा, समाज
अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से गहराई से जुड़ी हुई थी। और ऐसा कहा जाता है सर कि प्राचीन भारत से ही हमारे देश में प्राचीन भारत से ही कृषि, व्यापार, पशुपालन गहराई से जुड़ी हुई थी भाई, है ना भाई। क्या होती है, गहराई से जुड़ी होती थी। तो प्राचीन भारत में भूमि की अवधारणा समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से गहराई से जुड़ी हुई है। भूमि का वर्गीकरण, स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अपना जमीन का मालिक को स्वामित्व बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो भूमि का वर्गीकरण, भूमि का मतलब क्लासिफिकेशन, लैंड ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी भूमि को विभिन्न भागों में बांटना। जैसे एक तरह के एग्जांपल में दे सकता हूँ भाई, कि जैसे हमारा काली मिट्टी हो गया, जैसे मिट्टी का वर्गीकरण होती है ना, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेंगुन मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना। तो भूमि का भी वर्गीकरण हुआ उसी तरह से। स्वामित्व और उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता था, जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक संरचना को दर्शाता था। और दोस्तों, जब हम लोग भूमि को क्लासिफिकेशन करते हैं, भूमि को दोस्तों विभिन्न भागों में बांटते हैं, और इसके बाद भूमि को बांटने के बाद जो हमारा स्वामित्व है ना दोस्तों, स्वामित्व, वो भी दोस्तों अपना विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। और ये प्रमाण हमें प्राचीन काल से ही देखने को मिला है कि प्राचीन काल के लोगों ने जमीन को दोस्तों विभिन्न भागों में बांटा, धरती को, भूमि को विभिन्न भागों में बांटा, और बांट कर ये कहा कि किस क्षेत्र में किस चीज का इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोई भी भाग में कहा गया कि इस भाग में सिर्फ गेहूं की खेती होगी, किसी भाग में कहा गया इसमें सिर्फ पशुपालन हो गया, किसी में कहा गया कि इस भाग में सिर्फ घर बनाए जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों हमारा भूमि का क्लासिफिकेशन हुआ था प्राचीन काल में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें भूमि का वर्गीकरण कैसे करें सर, भूमि का वर्गीकरण अभी मैंने बताया सर, ये हमारा भूमि है, भूमि ये मान के चलिए दोस्तों हमारे क्या है, भूमि है, इसको हम लोग विभिन्न भागों में बांट दिए, क्या कर दिए मेरे भाई, विभिन्न भागों में बांट दिए। मान के चलिए इस एरिया में मैंने कह दिया कि खेती करो, इसमें गेहूं लगाओ, चावल लगाओ, इसे हमें व्यापार के लिए छोड़ दो, और ये हमारा जो है पशुपालन होगी। इस तरह से मेरे भाई प्राचीन सभ्यता के लोग हमारा भूमि का वर्गीकरण करते थे। जैसे भूमि का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पहला हमारा आता है कृषि। पहला अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये हमारा दोस्तों भूमि है, इसे हम लोग एक भाग में बांट देते हैं सर कृषि, क्या करते हैं मेरे भाई, कृषि। दूसरे भाग में बांट देते हैं सर हमारे क्या, यहाँ से यहाँ चारागाह होगा, क्या होगा, यहाँ से यहाँ चारागाह होगा। तीसरे भूमि में बांट दिया सर, यहाँ से यहाँ हमारा जंगल होगी, ठीक है। देखिए, तो कृषि, यह भूमि खेती के लिए उपयोग की जाती थी। कृषि मतलब क्या, अरे कृषि के लिए जब हम खेती को छोड़े भाई, जमीन को हम कृषि करने के लिए छोड़े, तो उसमें जाहिर सी बात है सर इसमें फसल उगाया जाएगा। तो यह भूमि खेती के लिए उपयोग की जाती थी, और इसमें फसलों की बुआई और कटाई की जाती थी। मतलब ये जो कृषि योग्य भूमि थी ना, इसमें हम लोग फसल भी लगाते थे, और फसल लगाने के बाद इसकी हम लोग कटाई भी करते थे। जाहिर सी बात है जब फसल लगाएं तो काटना तो पड़ेगा भाई। दूसरा पॉइंट में आता है सर हमारा चारागाह। यह भूमि पशुओं के चरने के लिए आरक्षित था। जो हमारा चारागाह है, ये जो हमारा एरिया दिख रहे भाई, ये जो आप लोग एरिया दिख रहे हैं, ये हमारा था सर क्या, कृषि योग्य भूमि था भाई, ठीक है। आप लोग ये एरिया जो देख रहे हैं, ये हमारा था क्या भाई, चारागाह एरिया था, ठीक है। अगर इस एरिया की बात करें सर, तो ये एरिया पूरी तरह से हमारा जंगलों एरिया होगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, पूरी तरह से जंगली एरिया होगा। तो यहाँ पे वही चीज आप लोगों से कह रहा था कि यह भूमि पशुओं के चरने के लिए आरक्षित होती है भाई। चारागाह जो होती है, यह भूमि जो है, ये हमारा चारागाह जो पशुओं को चरने के लिए आरक्षित करे, पशुओं को चरने के लिए जो जगह छोड़ दिया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं कि चारागाह कृषि। अगला सर जंगल। आप सभी को पता है मेरे भाई कि जंगल में ही मंगल होता है, जिससे हमें लकड़ी आसानी से मिल जाती है। अभी ठंडा का मौसम आई है, अभी आदिवासी समाज के लोग दोस्तों अक्सर देखेंगे ठंडा के मौसम में जंगलों जाते हैं, जंगलों से लकड़ी काट के, और लकड़ी काट के दोस्तों शाम के समय, सुबह के समय आग जलाते हैं भाई, है ना, जिसे हम लोग आंगेठी बोलते हैं, ठीक है। वन भूमि, जंगलों की भूमि जो लकड़ी और वन उत्पादन का स्रोत है। जंगलों से हमें क्या मिलता है भाई, जंगलों की भूमि से लकड़ी और अन्य वन उत्पादन का स्रोत मिलती है भाई। ये था सर हमारा भूमि का क्लासिफिकेशन, यानी हमारा सर भूमि का वर्गीकरण, ठीक है। अब आते हैं सर स्वामित्व का वर्गीकरण की अगर बात करें, जो हमारा स्वामित्व है, इसका अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें, स्वामित्व की अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान से देखेंगे। पहला आता है सर हमारा व्यक्तिगत स्वामित्व। कुछ भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व में होती थी, जिसे परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग किया जाता था। दोस्तों, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से हैं, तो अगर आप लोगों की जमीन है, ये जमीन आप जब तक है, ये जमीन आपके पास है, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपका बेटा यूज करेगा, जब आपका बेटा चले जाएगा तो उनका बेटा यूज करेगा। मतलब स्वामित्व का मतलब होता है कि एक ऐसा जमीन
जिसका हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करें, जिसका हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करें। मेरे बात को समझ रहे ना? ऐसा जमीन जिसका हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसका उपयोग करें, ऐसे जमीन को हम लोग व्यक्तिगत स्वामित्व कहते हैं भाई। डाउट नहीं होना चाहिए भाई। चलिए, तो व्यक्तिगत स्वामित्व की बात करें तो कुछ भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व में होती थी, जिसे परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग किया जाता था। अगला है सर की स्वामित्व, सामुदायिक स्वामित्व की बात करें। सामुदायिक स्वामित्व की अगर हम बात करें तो कुछ भूमि स्वामित्व सामुदायिक स्वामित्व में होती थी। यानी दोस्तों कुछ कुछ भूमि ना ग्रुपिंग होती थी भाई। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, अगर आपका फैमिली अगर बड़ा है भाई, अगर आप लोग ग्रामीण इलाके से हैं और कहीं से भी है, डोंट वरी, अगर आप लोग दोस्तों सामूहिक खेती देखे होंगे दोस्तों कि एक बाप का 5 को भाई है, ठीक है। अब उस बाप का बहुत बड़ा जमीन है, तो बाप मर गया भाई, तो वो जो जमीन है आप क्या हो गया, स्वामित्व का वर्गीकरण हो गया, सॉरी ये हमारा भूमि क्या हो गया, सामुदायिक हो गई। मतलब 5 को, अब एक आदमी का था, 5 को बेटा पैदा किया है, तो अब वो जो भूमि है ना, वो अब स्वामित्व नहीं रहा, वह भूमि क्या जगह पर भाई, सामुदायिक हो जाएगा, क्योंकि वो भूमि अब 5 व्यक्ति का है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा खरीदी गई भूमि को भी हम लोग बोलते हैं क्या, सामुदायिक स्वामित्व। या दोस्तों आपका घर में 5-6 को भाई है, आपका पापा इस दुनिया से चले गए, तो उस भूमि का मालिक कौन होगा, 5 बेटा होगा, तो उसी को कहा गया मेरे भाई क्या, सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है। तो कुछ भूमि सामुदायिक स्वामित्व में होती थी, जिसे गांव या समुदाय के लोग मिलकर उपयोग करते थे, जिसे गांव या समुदाय के लोग मिलकर यूज करते थे, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, सामुदायिक स्वामित्व। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सामुदायिक स्वामित्व। अगला राजकीय स्वामित्व क्या है। तीसरा पॉइंट क्या, अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्तों किसके बारे में, तो बताएंगे सर हमारा भूमि का स्वामित्व के आधार पर तो हमारा होगा क्या, राजकीय स्वामित्व। कुछ भूमि राज्य के स्वामित्व में होती थी, कुछ भूमि राज्य के स्वामित्व में होती थी और इसका उपयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। मतलब कुछ कुछ ऐसा भूमि होती थी ना, जिस भूमि को कृषि करें, लकड़ी लगाएं या कुछ भी करें, इससे जो रकम मिलेगी ना, वो हमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खर्चा किया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सड़क बनाना, नहर बनाना, स्कूल खोलना, अस्पताल बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, ये मतलब हो गया क्या भाई, कि सरकार सबके लिए करना चाहते हैं भाई। समझ रहे बात को? तो राजकीय स्वामित्व है, कुछ भूमि राज्य के स्वामित्व में होती थी और इसका उपयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाता था। सिर्फ मेरे भाई लोगों के कल्याण के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भूमि का वर्गीकरण, वैसा ही दोस्तों मैंने बताया क्या, भूमि का स्वामित्व। अब आते सर भूमि का उपयोग कैसे होते थे। दोस्तों प्राचीन काल के लोग अपने भूमि का उपयोग कैसे करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्राचीन काल के लोग जो है ना, अपना जो भूमि थी, मतलब अपना जो जंगल था, सॉरी अपना जो भूमि थी, धरती थी, उसका इस्तेमाल कैसे करते थे या इसका उपयोग कैसे करते थे, यूज कैसे करते थे, आइए सर बात करते हैं। भूमि का उपयोग कृषि, पशुपालन, वनों के संसाधन के लिए किया जाता था। जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, जो भूमि का उपयोग है ना, वह कृषि, पशुपालन और वनों, जंगलों के संसाधन के लिए ही किया जाता था। मेरे बात को समझ रहे ना, कि भूमि का उपयोग किस लिए होगा, धरती का उपयोग या तो खेती करेगा, या तो पशुपालन करेंगे, या तो जंगल लगाएंगे। जंगल मतलब लकड़ी, जंगल ही छोड़ दे ताकि उससे हम लकड़ी को काट के विभिन्न प्रकार के हम सामान बना सकते हैं, फर्नीचर का सामान बना सकते हैं। तो इन्हीं तीनों चीजों के लिए तो संसाधन के लिए यूज किया जाता था। भूमि सर, कृषि भूमि पर विभिन्न फसलों का खेती की जाती थी। आज जो जो हमारे खेती होती थी ना भाई, मतलब जो हमारा कृषि युग भूमि था, जो हमारा कृषि योग्य भूमि थी, वो कृषि योग्य भूमि में विभिन्न प्रकार के फसल के उत्पादन होते थे। उस कृषि योग्य भूमि में क्या होता था मेरे भाई, तो विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, जो हो गई, दाल हो गया। इन सब इलाके में दोस्तों हम लोगों को ज्यादा देखने को मिला क्या, कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा होते थे और धान का, बाद में जाके दाल और जो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कृषि भूमि पर विभिन्न फसलों की खेती की जाती थी, जैसे गेहूं, धान, जौ और दाल। चारागाह भूमि पर पशुओं को चराया जाता था। अब भाई बताइए, जो चारागाह के लिए छोड़ा गया है, वो थोड़े ना वहां पे जाकर के किसान लोग खेती करेंगे, वहां पे जाकर के खेती थोड़े ना करेंगे भाई, नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है सर, वहां पे क्या करेंगे, तो चारागाह करेंगे, पशुओं को छोड़ देंगे और जाके कहेंगे जाओ चर जाओ भाई, हेल जाओ, जाके सारे घास को खा लो, यही कहेंगे ना। आगे देखिए दोस्तों, तो चारागाह भूमि पर पशुओं को चराया जाता था,
जिससे दूध, पशुओं से दूध मिलती थी, पशुओं से मांस मिलता था, और पशुओं से मेरे भाई अन्य पशु उत्पाद प्राप्त होते थे। जैसे दोस्तों पशुओं का जब प्रजनन होती थी तो बच्चा होता था, उससे भी दोस्तों उनको प्रॉफिट होता था कि बच्चा को बेच करके हम 2 रुपया कमाए। या दोस्तों बच्चा जो हमारे जानवर होते थे, प्राचीन काल के लोगों ने क्या किया, जानवरों को उसकी खाल को निकाल के, चमड़ा को निकाल के दोस्तों विदेशों में बेच दिया जाता था। समझ रहे ना। वन भूमि से लकड़ी, जड़ी बूटी। अब वन भूमि जो जंगली एरिया था उससे हमको क्या मिलेगी, या तो मुझे लकड़ी मिलेगा, या तो जड़ी बूटी मिलेगी, या तो अन्य उत्पादन प्राप्त होती थी। जैसे हमारा रबड़ हो गया, रबड़ का पेड़ से हमें रबड़ मिलता था भाई, है ना सर। तो लकड़ी, जड़ी बूटियां और वन उत्पादन प्राप्त होते थे। वन भूमि से लकड़ी, जड़ी बूटियां और अन्य वन उत्पादन प्राप्त होते थे। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारा भूमि का उपयोग होता था। प्राचीन काल के लोगों ने अपने भूमि के कैसे प्रयोग करते थे, तो 3 भागों में उन्होंने अपना भूमि को 3 भागों में उन्होंने बांटा। पहला कृषि योग्य के लिए छोड़ दिया, दूसरा जंगलों के लिए छोड़ दिया, तीसरा उन्होंने क्या किया भाई, तो पशुपालन के लिए, पशुचरण के लिए छोड़ दिया कि इस इलाके में सिर्फ पशु का भरण पोषण होगी, इस इलाके में खेती होगा, इस इलाके में सिर्फ जंगल होगी जिसे हम जड़ी बूटी और लकड़ी का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आते से संस्कृति और धार्मिक महत्व क्या था प्राचीन काल में, संस्कृति और धार्मिक महत्व क्या था सर, आइए बात करते हैं। भूमि का प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक सांस्कृतिक भी महत्व था। याद रखिएगा, भूमि का प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक भी महत्व था। धार्मिक और संस्कृति का भी महत्व था। भूमि और फसलों की पूजा की जाती थी। आज भी दोस्तों हिंदू समाज के बहुत सारे ऐसे दोस्तों धर्म है जहां पे क्या जाता है कि भूमि का पूजन होती है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पेड़ पौधे का भी पूजन करते हैं। याद रखिएगा। तो भूमि का प्राचीन भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। भूमि और फसलों की पूजा की जाती थी। आज भी दोस्तों हमारे गांव में, आज भी दोस्तों क्या होती है, जो हमारा खेती हो जाती है कंप्लीटली, धान की खेती, जब हम लोग धान की कटाई होती है उसके बाद दोस्तों उसकी पूजा करते थे। मंडल है तो मंडल कास्ट के लोग तो करेंगे भाई, तो मंडल कास्ट के लोग क्या करते हैं मेरे भाई, तो उसका पूजा करते थे भाई धान का। मैंने अपने आंखों से देखा है, हम लोग खुद करते भाई। ठीक है, आगे देखिए। अब विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों में इनका महत्व स्थान था भाई। याद रखिएगा, जो भूमि है ना भाई, भूमि जैसे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भूमि जिस जगह को शुभ माना जाता है उसी जगह में मंदिर का निर्माण होती है, और उसी जगह में दोस्तों पूजा पाठ भी किया जाता है। उसी जगह में क्या होता है भाई, पूजा पाठ भी किया जाता है। ठीक है ना। तो विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों में इनका महत्व था। भूमि को माता के रूप में भी देखा जाता था। कितना आदमी कहते थे भाई, नहीं बोलते भाई भारत माता, बोलते हैं नहीं भाई, भारत हमारा धरती है, हम लोग माता बोलते भाई। तो बहुत सारे ऐसे समाज का मानना है कि धरती हमारा क्या है भाई, माता है। धरती हमारा क्या है मेरे सिर सर नहीं हो तो बताएंगे सर, धरती हमारा एक प्रकार का माता है भाई, और इसे पवित्र माना जाता है भाई। और याद रखिएगा, आज भी दोस्तों माना जाता था नहीं, आज भी हमारे बहुत सारे समाज में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारा जो धरती है, हमारा जो दोस्तों जमीन है, इसे हम लोग पवित्र मानते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर पवित्र मानते हैं। ठीक है। जैसे प्राचीन भारत में जंगलों की अवधारणा न केवल पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में जंगलों की अवधारणा न केवल पर्यावरण, अभी हम लोग बोलेंगे इससे जंगलों को मत काटो, क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण है भाई। क्योंकि जंगलों को काटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, हमारी धरती पे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाएगी, यही बोलेंगे ना। लेकिन दोस्तों प्राचीन काल के लोगों का ऐसा मानना था कि हमारा केवल पर्यावरण से ही हमारा संबंध नहीं है, जंगल का संबंध सिर्फ हमारा पर्यावरण से ही नहीं है, बल्कि हमारा वो धरती है जो है, ये हमारे माता है, और साथ ही साथ इसका हम लोग पूजन करते हैं, साथ ही साथ इससे हमें जड़ी बूटी मिलती है। इस कारण से दोस्तों कहते थे कि सिर्फ हमारा पर्यावरण ही मत समझो हमारा जंगल को। ठीक है, जंगलों की अवधारणा न केवल पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि संस्कृति और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मेरे दोस्तों आज भी आप लोग देखेंगे कि जो थोड़ा सा अगर जंगल घना है, तो आदिवासी समाज के लोगों को मैंने देखा है, ऐसा बहुत सारे समाज है जो जंगलों के अंदर में घुस के पूजा पाठ करते हुए, समझ रहे बात को, जंगलों के अंदर में घुस के पूजा पाठ करते हुए। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना भाई।
तो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थी, अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जंगलों को आरण्य कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? जंगलों को, प्राचीन सभ्यता के लोग जंगलों को क्या कहते थे भाई? आरण्य कहते थे। जंगलों को क्या कहते थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर, जंगलों को वो लोग आरण्य कहते थे। और वे भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा था भाई। और ये भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा था। अभिन्न हिस्सा का मतलब क्या होता है? कि वो भारतीय समाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। कौन? धरती भारत के समाज से बिल्कुल जुड़ा हुआ था मेरे भाई। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं सर, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व। अगर हम बात करें सर पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व की बात करें, जंगलों ने प्राचीन भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो जंगल होती है ना, ये जो जंगल है हमारा, जिस जंगल में हम लोग जैसे बोलते हैं ना भाई, मजाक मजाक में कि जंगल में मंगल होता है, इसी तरह से दोस्तों ऐसा बताया गया था कि जंगलों ने प्राचीन भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे दोस्तों हमारा प्राकृतिक संसाधन, जैसे जंगली लकड़ी हो गया, जड़ी बूटी होगी, फल भी मिलता है, अन्य वन उत्पादन का स्रोत थे, जो दैनिक जीवन और चिकित्सा के लिए आवश्यक थे भाई। आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जड़ी बूटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं, और डॉक्टर मेडिकल में ये सब कम विश्वास करते हैं। आज भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो जड़ी बूटी और झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते हैं, डॉक्टर मेडिकल में मेडिसिन में कम विश्वास रखते हैं। यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय संसाधन में प्राकृतिक संसाधन जंगली लकड़ी, जड़ी बूटी, फल, अन्य वन उत्पादन का स्रोत थे, जो दैनिक जीवन और चिकित्सा के लिए आवश्यक थे। जो दैनिक जीवन और चिकित्सा के लिए आवश्यक थे, जैसे चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी हो जाती थी, दैनिक जीवन के लिए हमें लकड़ी मिल जाता था आसानी से। पशुपालन, देखिए दोस्तों जंगलों में चारागाह उपलब्ध थे जहां पशु चर सकते थे, उसे हम लोग पशुपालन बोलते थे। तीसरा, शिकार, जंगल शिकार के लिए भी महत्वपूर्ण थे। प्राचीन जमाने के लोग दोस्तों क्या करते थे भाई? शिकार करते थे। अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए प्राचीन जमाने के लोग क्या करते थे मेरे दोस्तों? शिकार करते थे। एकदम सिंपल सा फंडा है भाई, है ना? तो जंगल शिकार के लिए भी महत्वपूर्ण थे, जो भोजन और वस्त्रों के लिए आवश्यक था। जो दोस्तों भोजन और वस्त्रों के लिए क्या था? आवश्यक था। मतलब शिकार किए, शिकार करने से भोजन भी प्राप्त कर लिए। जैसे कौवा को मारा तो भोजन प्राप्त कर लिए, तो मेरे दोस्तों मान के चलिए कोई पक्षी को मारे तो भोजन प्राप्त लिए, है ना भाई? तो और अगर कोई बड़े जानवरों को मार दिए, जैसे दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि अगर शेर को मार दिया, या मेरे भाई कोई ऐसे जानवरों को मार दिया जिससे उनके चमड़ा का इस्तेमाल होती थी वस्त्र बनाने में, तो ऐसे में दोस्तों दो प्रकार से हमारा शिकार होती थी। एक शिकार से हमारा एक प्रॉफिट यह था कि हमारा भोजन आसानी से मिल जाती थी। दूसरा प्रॉफिट हमारा ये था कि जानवरों को मारने के बाद उसका खाल से हम लोग वस्त्र बनाते थे। ठीक है, हाँ ये सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा भाई। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि से, अगर बात करें सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें भाई, किसके माध्यम से? तो बताएंगे सर सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बात करें तो आश्रय और तपस्या। दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे हमारा गौतम बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी जैन हो गई, या बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो दोस्तों अपने घर द्वार को त्याग करके वो कहाँ जाते हैं? तो जंगलों में जाते हैं, तपस्या देते हैं, है ना भाई? तो देखिए आश्रम और तपस्या, ऋषि मुनियों के आश्रम जंगलों में ही स्थित होते थे। जैसे हमारा महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी जैन का, उनका जो याद रखिएगा मेरे भाई, उनका जो ऋषि मुनि जो होते थे मेरे भाई, उनका जो तपस्या होती थी ना, वह जंगलों में ही होता था, जहां वे तपस्या और ध्यान करते थे भाई। पवित्रता और पूजा, याद रखिएगा जंगलों को पवित्र माना जाता था। जंगलों को क्या माना जाता था भाई? सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो हमारे जो जो हमारा जंगल थे ना, उसको पवित्र माना जाता था, और कई धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए भी किए जाते थे भाई। बहुत सारे हमारे घर के आसपास में दोस्तों एक गांव है, वहां पे मैंने देखा कि वो जो पूजा करते हैं ना भाई, वो जंगलों के अंदर में घुस के पूजा करते। कोई बकरा को बलि भी देना है तो जंगलों के अंदर में घुस के, कोई मुर्गा है भाई, उस मुर्गा का भी बलि देना है तो दोस्तों जंगलों के अंदर में घुस के ही होती है। ठीक है, तो जंगलों को पवित्र माना जाता था, और कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा जंगलों में ही किए जाते थे। जैसे महाकाव्य और साहित्य, भारतीय महाकाव्य जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गई, में जंगलों का महत्वपूर्ण स्थान है भाई। अगर आप प्राचीन भारत के जंगलों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे प्राचीन भारत के जंगलों के बारे में स्टडी करना है, तो आपको मेरे भाई क्या करना होगा? सबसे पहले आपको महाभारत और रामायण उठाना होगा। और अगर आप महाभारत
और रामायण उठा लेते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि प्राचीन सभ्यता के लोग यानी प्राचीन भारत के लोग किस प्रकार से जंगलों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, रामायण में राम का वनवास और महाभारत में पांडव का वनवास इसका उदाहरण है। रामायण में की अगर बात करें मेरे भाई तो हमारा राम का वनवास, महाभारत की बात करें तो इसमें हमारा पांडव का वनवास। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता है मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में। अब आते हैं सर संरक्षण और सम्मान। दोस्तों आज हम लोग जंगलों को दिन प्रतिदिन काट रहे हैं, फैक्ट्री बसा रहे, यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल। तो मेरे भाई पहले जमाने के लोग ना, प्राचीन सभ्यता के लोग जो थे वो जंगलों को ना बचा कर रखते थे, जंगलों को संरक्षण देते थे, जंगलों को सम्मान देते थे। आज भी अगर आप आदिवासी समाज से हैं तो आज भी दोस्तों आपको पता होगा कि आदिवासी समाज में ऐसा कहा गया कि जंगलों को काटो मत। हाँ भाई, ठीक है। देखिए प्राचीन भारतीय समाज में जंगलों का संरक्षण और सम्मान किया जाता था भाई। वेदों और पुराणों में जंगलों को और प्रकृति की महत्व का वर्णन मिलता है। आप अगर वेद उठाएंगे या पुराण उठाएंगे दोस्तों, वहां पे आप जब स्टडी करेंगे वेद के बारे में या पुराण के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जंगलों और प्रकृति के महत्व के बारे में वहां पे उल्लेख किया गया है। कहां पे? वेद और पुराणों में। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति की गई है और उन्हें देवता के रूप में पूजा गया। ऋग्वेद में दोस्तों प्राकृतिक शक्ति को देवता के रूप में पूजा गया। जैसे दोस्तों हमारा प्राचीन में अगर बात करें दोस्तों, वेद हमारे 4 प्रकार होते हैं। सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो हमारा ऋग्वेद। ऐसा ऋग्वेद में कहा गया भाई कि ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति की गई और उन्हें देवता का रूप में पूजा गया। प्राचीन भारत में कृषि अवधारणा समाज और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसे दोस्तों आज हम लोग खेती करने के बाद जो हमारे घर में जितना सारा यूज होती है हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बेच देते हैं। ऐसा ही दोस्तों प्राचीन सभ्यता के लोग भी करते थे, प्राचीन भारत के लोग भी करते थे कि प्राचीन भारत में कृषि की अवधारणा समाज और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कृषि न केवल भोजन और वस्त्रों का स्रोत थी, कृषि न केवल भोजन और न ही वस्त्रों का स्रोत थी, बल्कि यह संस्कृति और धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण गहराई से जुड़ा हुआ था। कहता है कि हमारा भाई कृषि न केवल भोजन, कृषि जो है न केवल भोजन और वस्त्र का स्रोत था, याद रखेगा, बल्कि यह सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अभी देखिएगा मेरे दोस्तों, अभी हमारा दुर्गा पूजा पार हुई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, दोनों में से एक पूजा में जो दोस्तों हमारे गांव की बात कर रहे हैं परंपराएं, देखिएगा धान के कुछ कली को निकाल करके ना वो दोस्तों जहाँ पे पूजा मूर्ति रखते हैं वहां पे रख के उसकी पूजा करते हैं। तो वही कह रहा है कि सिर्फ हम लोग खेती जो करते थे, कृषि जो करते थे, सिर्फ भोजन के लिए नहीं बल्कि कुछ पूजा पाठ के लिए भी हम लोग करते थे भाई। ये कहा गया दोस्तों हमारा संरक्षण और सम्मान। ऐसे दोस्तों प्राचीन भारत के लोग जो है संरक्षण और सम्मान देते थे भाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कृषि का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे पूछा गया कि कृषि का विकास कैसे हुआ भाई। ठीक है, तो भारत में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है भाई। अगर हम बात करें भारत में कृषि का जो इतिहास है, कृषि का जो हिस्ट्री है ना काफी पुराना है भाई। कृषि का हिस्ट्री जो है काफी क्या है मेरे भाई, पुराना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। इस समय के लोग गेहूं, जौ और कपास की खेती जबरदस्त तरीके से करते थे। वैदिक काल 1500 लेकर 500 ईसा पूर्व में कृषि और भी विकसित हुई और इस समय के ग्रंथों में कृषि उपकरण और विधियों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भारत में जो कृषि है, भारत में जो हमारा कृषि है, ये कृषि सिर्फ और सिर्फ ये आज नहीं है भाई, ये भारतीय इतिहास का पुराना परंपरा से चलती आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कि भारत में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। जो सिंधु घाटी, आप सभी को पता होगा कि आज जैसे हम लोग गंगा नदी को सबसे लंबा नदी मानते हैं मेरे दोस्तों, उसी तरह से प्राचीन भारत के लोग सबसे लंबा नदी और सबसे उपयोगी नदी मानते थे सिंधु नदी, जो हमारे देश का बंटवारा होने के बाद अधिकतर भाग पाकिस्तान चले गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है। इस समय के लोग गेहूं, जौ और कपास की खेती करते थे। ठीक है, और मेरे भाई इस सभ्यता में तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता का जब शुरू हुई, वैदिक सभ्यता का जब स्टार्टिंग हुआ तो वैदिक सभ्यता में दोस्तों हमारा कृषि व्यवस्था और भी गहराई से जुड़ गया भाई। वैदिक सभ्यता में कृषि जो है और भी गहराई से जुड़ गया। प्रमुख फसल और कृषि पद्धति की बात करें जैसे गेहूं और जौ,
ये प्रमुख अनाज थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वेद ग्रंथों में मिलता है। गेहूं और जौ की बात करें भाई, क्योंकि ये दोस्तों दोनों बहुत ही प्राचीन हमारा फसल है। तो अगर आप गेहूं और जौ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ऋग्वेद उठाइए, आपको मिल जाएगी, वैदिक ग्रंथ उठाइए, मिल जाएगा। तो ये प्रमुख अनाज थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है भाई। धान की बात करें तो धान की खेती मुख्य रूप से गंगा और यमुना नदी के मैदान में की जाती है भाई। समझ रहे ना भाई, कोई अगर धान की खेती करते थे तो धान की खेती की शुरुआत हमारे गंगा और यमुना नदी के मैदान में ही की जाती थी, क्योंकि दोस्तों किसान भाइयों को आसानी से जल मिल जाती थी, जिस कारण से दोस्तों उस जल का इस्तेमाल करके वो लोग आसानी से खेती कर लेते थे। तीसरा सर कपास, ठीक है। तीसरा क्या मेरे भाई, हमारा कपास। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कपास की भी खेती की जाती थी, जो वस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थी। क्या मेरे भाई, जो वस्त्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कपास की खेती की जाती थी, जो वस्त्र और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थी भाई। वस्त्रों, जो वस्त्र के निर्माण के लिए क्या थे मेरे भाई, महत्वपूर्ण थे। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सही तरीके से और सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट है तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम लोग इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।